प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संज्ञा प्रकरण के पश्चात परिभाषा प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। परिभाषा प्रकरण से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण के तुरंत बाद परिभाषा प्रकरण को रखा है। पहले संज्ञा प्रकरण का मतलब नामकरण किया गया, किस स्थिति में कौन से वर्ण को क्या नाम दिया जाएगा। अब हम परिभाषा प्रकरण में ये पढ़ रहे हैं। परिभाषा प्रकरण को संज्ञा प्रकरण के बाद रखने का ये औचित्य है क्योंकि इसके तुरंत बाद जब संधि प्रकरण स्टार्ट होगा तो संधि प्रकरण में जैसे पहला ही सूत्र आता है इको यणचि, और उसका अर्थ होता है इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते हैं। तो वहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है उस विधान में कि वहाँ समस्या आ जाती है कि सुधि उपास्य में सुधि के ई के स्थान पर यह यण होता है, लेकिन वहाँ यह भी कहा गया, ऐसी भी शंका की गई कि सुधि में सु के ऊ के स्थान पर भी यण हो जाए, क्योंकि पर का तात्पर्य तो है कि पर में अच होना चाहिए, तो पर में अच ध के पश्चात ई भी पर में अच है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ एक विधान सूत्र जो होते हैं, विधि सूत्र जो होते हैं, उनमें जब कोई समस्या आती है, वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तब वहाँ इन परिभाषा प्रकरण के जो सूत्र हैं इनको काम में लिया जाता है और ये मददगार साबित होते हैं उसके विधान में। इसलिए हम जब सुधि प्लस उपास्य ऐसी सिद्धियां सिद्ध करते हैं तब वहाँ इस परिभाषा प्रकरण के सूत्र जैसे तस्मिनेति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतम, जो इसी में पढ़ेंगे हम, उनको वहाँ उनकी सहायता से इको यणचि सूत्र अपना काम करता है। तो परिभाषा प्रकरण अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, जहाँ नियम नहीं है वहाँ नियम बनाने वाली जो सूत्र होते हैं उनको परिभाषा सूत्र कहा गया। और इसी परिभाषा प्रकरण में हम सबसे पहले पहला सूत्र पढ़ रहे हैं, इको गुणवृद्धि। इको गुणवृद्धि सूत्र देखिए, इक है ये षष्ठी विभक्ति में है, गुण गुणैच वृद्धिश्च, और यहाँ द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व, इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ। परिभाषा प्रकरण का यह सूत्र इस तरीके से अपना अर्थ प्रस्तुत करता है, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इक इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। देखिए, गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इक इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। परिभाषा सूत्र क्या काम कर रहा है कि जहां पर गुण और वृद्धि शब्दों से जहां गुण और वृद्धि का विधान किया जाता है वहां पर इक ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है। दो बार पद लिखे गए, गुण वृद्धि दो बार प्रयोग किया गया। वृद्धि राधेच और अध्ययन गुण से यहाँ दोनों की अनुवृत्ति है, लेकिन फिर भी यहाँ गुण वृद्धि शब्द लिखे गए। तो गुण वृद्धि शब्दों से जहां गुण वृद्धि का विधान किया जाता है वहां इक पद षष्ठ्यंत होता है। इक पद षष्ठ्यंत होता है यानी इक के स्थान पर वो काम होते हैं। जैसे एक सूत्र है इसमें, जैसे मिदेर गुण है, जैसे मृजेर वृद्धि, मिद धातु को गुण होता है तो गुण वृद्धि शब्द से गुण वृद्धि का विधान हो रहा है।
गुण के नाम से गुण का विधान हो रहा है, इसका मतलब यहाँ इक पद षष्ठ्यंत होता है। इक पद है मिद के ई, ये षष्ठ्यंत होगा, यानी इसके स्थान पर गुण का कार्य किया जाएगा, गुण विधान किया जाएगा। इसी तरह मृजेर वृद्धि में कहा कि वृद्धि शब्द से वृद्धि का विधान किया जा रहा है, इसलिए यहां इक पद में री को ये कार्य होगा। अगर मान लो ऐसा ये परिभाषा सूत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जैसे एक सूत्र है द्विओत। अब द्विओत में कहा कि भाई ओत आदेश होता है, औ जो है वो वृद्धि सूचक है, लेकिन ये वृद्धि शब्द से इसका विधान नहीं किया जा रहा है, इसलिए वृद्धि शब्द से इसका जब विधान नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इक पद षष्ठ्यंत नहीं होगा। और जब इक पद षष्ठ्यंत नहीं होगा तो यहां इस ई के स्थान पर औ नहीं होगा, यहां वै के स्थान पर औ का कार्य किया। इक पद षष्ठ्यंत उपस्थित हो ही नहीं रहा है, तब वहां द्विउत यानी वै के स्थान पर औ का प्रयोग। तो ये पहला सूत्र था इको गुण वृद्धि। आपसे पूछा जाएगा इको गुण वृद्धि सूत्र से व्याख्या कार्य, तो आप ये लिखेंगे गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। इस तरीके से देखें तो गुण वृद्धि शब्द से जहां गुण वृद्धि का विधान होगा वहां इक पद कौन सी विभक्ति में उपस्थित रहता है? षष्ठ्यंत में, यानी उसके स्थान पर कार्य किया जाता है। इसलिए ये मिदेर गुण, यहाँ गुण के नाम से गुण किया गया, यहाँ वृद्धि के नाम से वृद्धि की गई, लेकिन यहाँ जो औ है वो वृद्धि के नाम से नहीं हुआ, इस कारण से ये इक पद षष्ठ्यंत उपस्थित नहीं है। ये हुआ पहले सूत्र की व्याख्या के रूप में। परिभाषा प्रकरण केवल जानना है कि कहाँ जहाँ अनियम होता है वहाँ नियम बनाने वाली परिभाषा होती है। इसी के संदर्भ में एक दूसरा सूत्र और आता है इसके साथ, अचश्च। और अचश्च सूत्र भी बिल्कुल इस जैसा अर्थ करता है कि भाई ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके लिए जब अच का विधान होता है, अच कार्य किया जाता है, तो वहां अच पद भी षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है। दोनों एक जैसे सूत्र है। वहां इक पद षष्ठ्यंत था और इसमें अच पद षष्ठ्यंत, लेकिन वो अच किसके नाम से जाना जाएगा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के नाम से जब उसका विधान किया जाएगा तो वो अच भी वहां षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है। ये दोनों सूत्र एक श्रेणी के हैं जहां उस पद की विशेषता बताई गई कि वो पद कौन सी विभक्ति में उपस्थित होता है। इसके बाद तीसरा सूत्र परिभाषा प्रकरण का आता है आद्यन्तौ टकितौ। इसमें देख रहे हैं आप, आद्यन्तौ टकितौ। पहले दो शब्द हैं, आदि अन्तौ, आदि च अन्त च आद्यन्तौ, और उसके बाद टकितौ अर्थात टित कितौ। आदि और अंत, टित और कित क्रमशः। जो टित आदेश होते हैं वो किसी का आदि होते हैं, और जो कित आदेश होते हैं वो उसका अंतिम अवयव होता है। आद्यन्तौ टकितौ, आदि अन्तौ टित कितौ। टित का अन्वय हो रहा है आदि के साथ, कित का अन्वय हो रहा है अंतौ के साथ। इसलिए जहां भी कोई टित आदेश होगा तो वो किसी का आदि अवयव कहलाएगा, और अगर वो कित आदेश है तो वो किसी का अंतिम अवयव कहलाएगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई दीवार है, और लौकिक उदाहरण में समझ सकते हैं, तो हम उस दीवार का फैसला करने लगते हैं कि ये दीवार इस मकान की है, अवयव है, या उस मकान का अवयव है। तो उसी तरह का ये एक तरह से प्रसंग है। इसमें हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये षड शब्द था और उसके बाद संत था। अब इसको यहां एक धुट का आगम होता है, धय, और इसके बाद चरत्व होकर के ये तय हो जाता है, और ये भी चरत्व होकर के तय हो जाता है, और ये सटत संत प्रयोग बन जाता है। अब ये पूछा जाए कि बताओ ये धुट जो आगम था
यानी इसकी जगह जो तय हो गया, ये इस सट के टय का भाग है या संत के स का भाग है। अब इस समस्या हम लौकिक के उदाहरण के रूप में इसका निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन पाणिनि का ये सूत्र यहाँ इसका सही विवेचन करता है और सही उत्तर की ओर हमें भेजता है। तो अब हम देख सकते हैं कि बता सकते हो तय किसका अवयव होगा, इधर वाले का या इधर वाले का। तो स्पष्ट लिखा सूत्र में कि जो टित होगा वो किसी का आदि कहलाएगा, वो अंत नहीं हो सकता। तो देखिए अब ये जो तय है ये किसका आदि हो सकता है, आदि तो इधर वाले का ही होगा, इधर वाले का तो इसके अंत में है तो ये अंत हो जाएगा। इसलिए ये तय पार्ट संत के स का पार्ट है, पूरे संत के आदि में है, इसको संत का आदि कहा जाएगा। इसलिए आद्यंतौ टकितौ कि जो टित होते हैं वो किसी का आदि अवयव बनते हैं और जो कित होते हैं वो किसी का अंतिम अवयव होते हैं। जैसे अब हमने जैसे कोई तुक आगम किया, जैसे पद प्लस तय प्लस छेद, पदच्छेद। अब पद प्लस छेद में ये तुक का आगम हुआ। अब तुक क्या है, तुक कित है। धुट क्या था, इसमें धुट का आगम हुआ था तो धुट के पीछे टय था, तो ये टित कहलाएगा। इसलिए टित हमेशा आदि होगा, तो ये इसका आदि होगा, इससे पहले है तो उसका आदि होगा। लेकिन जो कित है वो कित किसी का अंत होगा। तो अब देखिए दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सट तय संत, और यह है पद तय छेद, लेकिन दोनों में अंतर है। यहां जो तय है वो इसका अंतिम है, तो ये अंतिम अवयव कहलाएगा इसका, और ये इसका आदि अवयव कहलाएगा। ये इसका पार्ट माना जाता है और ये इसका पार्ट माना जाता है। इसलिए आद्यंतौ टकितो, जहां भी कहीं ऐसा प्रसंग आए, भाई कोई भी आगम हो सकता है, टित हो सकता है, कित हो सकता है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई ये किसका अवयव है, तो वहाँ इस सूत्र को ऐसे ही पढ़ेंगे हम, आद्यंतौ टकितो। केवल इतना ही नहीं कि हमने इको गुणवृद्धि सूत्र पढ़ा और उसका गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इक इति षष्ठ्यंतम पदम उक्ति, इसको रट लिया और इसको भर दिया उत्तर में, तो वो एक तरह से हम उसका लाभार्जन नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। इस तरीके से इसको समझें कि इसका मतलब यह है कि जहाँ गुणवृद्धि शब्द से किसी का विधान होता है गुणवृद्धि का, तो वहाँ इक पद षष्ठ्यंत हो गया, यानी इक के स्थान पर ये कार्य होता है, ऐसा होगा। और जहाँ ऐसा नहीं होगा वहाँ इक की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इक पद षष्ठ्यंत उपस्थित नहीं होता है। और इसी प्रकार आद्यंतौ टकितौ में भी आदि और अंत दोनों को एक साथ क्रम से याद कर लें। आदि तय के लिए है, अंत कै के लिए है। कि टित जो आदेश होते हैं वो किसी का आदि होते हैं, और जो कित आदेश होते हैं वो किसी का अंतिम होते हैं। इसी तरह से अगला एक सूत्र है, जैसे मिदचोन त्यात पर है। मिदचोन त्यात पर जो सूत्र है, इसमें कहा गया कि मित जो आदेश होते हैं वो अंत्यात अचह परह, अंत्यात अचह परह। मित जो आदेश होते हैं वो अंतिम अच के पर होता है। जैसे मान लो कोई उदाहरण है, जैसे वन शब्द है और प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय है और उसको सी आदेश किया, जस को सी किया, और वहाँ इसमें वन ई, और इसको जब हम नुम का आगम करते हैं तो नुम का जो आगम है वो मित है, इसलिए वो अंत्यात अचह परह मित स्यात्। अंत के अंतिम अच के बाद मित आदेश होते हैं। तो नुम क्या है, नुम के पीछे मैं इत संज्ञक है, इसलिए मित हुआ, और मित होने के कारण ये अंतिम अच के पश्चात होगा, यानी वन के न के पश्चात होगा, और यहाँ सवर्ण दीर्घ होकर के वनानी जैसा रूप बनेगा। तो जब भी कोई मित आदेश होते हैं तो वो अंतिम अच के बाद होते हैं। जैसे मान लो ये कहा कि भाई जैसे वद धातु है, अब ये कहा गया कि बताओ वद धातु में
आपको नुम का आगम करना है। तो वद धातु में नुम का आगम किस जगह पर होगा बताइए इस नियम से? मिदचोन त्यात पर है, तो मिदचोन त्यात पर के नियम से नुम एक मित है और वो वद धातु में जो अंतिम अच है उसके पर होता है, उसके पर का अवयव है, इसलिए व में जो ए है उसके पश्चात ये नुम का आगम होगा। तो यहाँ व और द के बीच ये नुम का आगम होगा। तो मिदचोन त्यात पर, इस तरीके से हम मिदचोन त्यात पर सूत्र का अर्थ करते हैं। ये परिभाषा सूत्र हैं, ये किसी भी कार्य को विधान जो होता है किसी सूत्र का, जो विधि सूत्र अपना विधान करते हैं, उनको एक सही दिशा देने के लिए है कि उनकी, जैसे मान लो किसी सूत्र ने कहा कि भाई इदि तो नुम धातु, कि इदित धातुओं को नुम का आगम होता है, तो उन्होंने तो कह दिया कि इदि तो नुम धातु से नुम का आगम होगा, लेकिन अब हमको ये तो जानकारी में होना चाहिए कि नुम का आगम कहाँ होगा, किस जगह पर कर सकते हैं। तो ये परिभाषा सूत्र उनमें काम आते हैं। इसको पढ़ लिया तो इससे पता लग गया कि जो भी मैं वाले मित होंगे उनको हमको अंतिम अच के पश्चात करना है। अंतिम अच के पश्चात का वो अवयव के रूप में उसी का अवयव माना जाता है। तो यहाँ मिदचोन त्यात परे के रूप में इस तरीके से पढ़ेंगे। इसी तरह आद्यंतव टकितव को पढ़ेंगे, इसी तरह अचश्च को पढ़ेंगे, इसी तरह ही को गुण वृद्धि को पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक है सूत्र इसमें षष्ठी स्थाने योगा, षष्ठी स्थाने योगा। स्थाने योगा, स्थानम च प्रसंग है। स्थान का अर्थ यहाँ प्रसंग है, अवसर है। तो यहां षष्ठी स्थाने योगा, अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। अनिर्धारित संबंध, इसका संबंध निर्धारित नहीं है, इस प्रकार की षष्ठी स्थान से संबंधित मानी जाती है, प्रसंग से संबंधित मानी जाती है। और इसी के साथ ये सूत्र एक स्थाने अंतरतम है। प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग होने पर, अवसर होने पर वहां सदृशतम आदेश किया जाता है। अंतरतम है, सदृशतम मतलब ज्यादा निकटतम आदेश। ये जो आंतर्य होते हैं, अंतरतम आंतर्य जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के माने गए यहाँ: अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत। अर्थ, गुण, स्थान और प्रमाण। अर्थकृत आंतर्य, गुणकृत आंतर्य और स्थानकृत आंतर्य और प्रमाणकृत आंतर्य। अर्थ की सादृश्यता के कारण, गुण की सादृश्यता के कारण, उच्चारण स्थान की सादृश्यता के कारण और प्रमाण यानी मात्राओं के कारण ये इस तरीके से सदृशतम आदेश होते हैं। इनमें भी स्थान वाला आदेश, स्थान वाला जो अंतरतम में है वो सर्वाधिक मान्य होता है। इसलिए जैसे मान लो कहीं लिखा कि जैसे सुधी प्लस उपास्य, तो सुधी में जो ई के स्थान पर यह हो रहा है वो स्थान कृतांतर्य है, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है और ये का भी उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ई के स्थान पर यह यण किया जाता है। इस तरीके से हम स्थाने अंतरतम सूत्र को पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों एक साथ षष्ठी स्थाने योगा, अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। इसी तरह से स्थाने अंतरतम यानी प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश किया जाता है। 4 तरह होते हैं: अर्थ, गुण, स्थान और प्रमाण। उसमें स्थानकृत सर्वाधिक बलीय है। इस तरीके से हम इन परिभाषा सूत्रों से आगे के जो विधि सूत्र पढ़ेंगे उनमें आपको ये याद रखना है। इसके आधार पर ही विधि सूत्र अपना अपना काम